आज मैं आपको एक वीडियो के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, संविधान एक ऐसी किताब है जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गई थी। तो अगर मैं बात करता हूं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि गोवा को स्टेटहुड कब मिला, कब गोवा स्टेट बना, कौन सी ईयर में बना? प्लीज कमेंट में मुझे बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये एक नया शेड्यूल ऐड हो रहा है। अरे भाई, बहुत टाइम बाद शेड्यूल ऐड हो रहा है। फर्स्ट अमेंडमेंट से एक शेड्यूल ऐड हुआ था, 9th शेड्यूल। अब जाके 52nd अमेंडमेंट से एक और शेड्यूल ऐड हो रहा है जिसको 10th शेड्यूल कह रहे हैं। तो लोकसभा और स्टेट की जो असेंबलीज है उसमें 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं। आज मैं आपको एक वीडियो के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें तो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पीछे के कारण और उनके मेजर प्रोविजंस को समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसके अंदर पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल आते हैं, अमेंडमेंट्स आर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप लॉन्ग फॉर्म आंसर्स लिखते हो, मेंस के आंसर्स लिखते हो, तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स आपके आंसर की वैल्यू को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। And because I have had an experience of both prelims as well as mains in the UPSC exam, I am really hopeful कि जो मैंने इन amendments के बारे में सीखा है वो आप समझ पाएंगे और इस वीडियो को जरूर यूज करेंगे अपनी प्रेपरेशन की जर्नी में। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बताने से पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, संविधान एक ऐसी किताब है जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गई थी और 26 जनवरी 1950 से अप्लाई होनी शुरू हो गई थी। लेकिन क्या इस किताब में फ्यूचर में कोई चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई थी? द आंसर इज यस, क्योंकि हो सकता है कि इतिहास में जब ये किताब लिखी जा रही हो, आगे समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सिक्योरिटी या कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आए। उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक प्रावधान, एक प्रोविजन रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है आर्टिकल 368। बाय द वे, मैंने सभी आर्टिकल्स को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट दो प्रकार से होती है, टू टाइप से होती है। पहले विद द स्पेशल मेजॉरिटी, एंड स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि हाउस के अंदर, सदन के अंदर आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में सेपरेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ता है। तो आप जब इंट्रोड्यूस करोगे लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आओगे, उस एक हाउस में, मान लीजिए वो लोकसभा है, उस बिल को पास कराना होगा विद 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ अगर 543 है तो इसका मतलब 272 वोट्स आपको फेवर में चाहिए होंगे। साथ ही साथ उस दिन जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 फेवर में होने होंगे। बोथ द कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, उसके बाद राज्यसभा में वो बिल जाएगा और वहां पे भी बोथ द कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने चला जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। ये वाला जो तरीका है ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या बाकी कुछ प्रावधानों को, प्रोविजंस को बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उन प्रावधानों या प्रोविजंस का क्या जिसमें सेंटर स्टेट के रिलेशंस इन्वॉल्व हैं या स्टेट की पावर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए एक अलग पार्ट बना के रखता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए अलग हिस्सा है उसमें। तो उनसे रिलेटेड अगर अमेंडमेंट करना होता है तो ये कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही करनी है।
बट आफ्टर फुलफिलिंग दीज कंडीशंस आपको 50% ऑफ द स्टेट्स कंसेंट भी चाहिए, यानी कि जितने राज्य हैं इंडिया में, स्टेट्स हैं 28 है प्रेजेंटली, तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स शुड ऑल्सो एग्री टू दैट अमेंडमेंट। इन एडिशन टू दिस, इस पर्टिकुलर प्रोविजन से आप संविधान की 7th शेड्यूल की जो लिस्ट है जिसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसे बदल सकते हैं। आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मैनर और प्रोसेस और प्रोसीजर को इस पर्टिकुलर तरीके से बदल सकते हैं। आप हाई कोर्ट्स की पावर से रिलेटेड चेंजेस इस पर्टिकुलर तरीके से कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन अमेंडमेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल कैसे किया गया टू चेंज द अमेंडमेंट्स, टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज 1951 का पहला अमेंडमेंट। 1951 के अमेंडमेंट के पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब सरकार जैसे ही आजादी के बाद बनती है, आप ये देखोगे कि बहुत कोशिश की जा रही है कि आजादी से पहले जो डिसीजंस लिए गए थे कांग्रेस कमेटियों के मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग्स में, उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से कुछ डिसीजंस थे, एक कि देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं। लैंड रिफॉर्म्स के जरिए, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट वांटेड टू डू a lot of things, but mostly it wanted to take the surplus land from those people who were called zamindars. एग्रीकल्चरल लैंड इन लोगों से लेकर वो लैंडलेस फार्मर्स में बांटना चाहती थी। अब इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स में और भी चीजें थी, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जब आप सरप्लस लैंड या जमीन लेते हो किसी से, किसी व्यक्ति से, तो आप उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहे हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में देयर यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f व्हिच यूज्ड टू प्रोवाइड राइट टू प्रॉपर्टी। एक और आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 31, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। अब अगर आप लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हो तो देयर वाज अ चांस कि आप किसी की राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट करते हो। इसकी वजह से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। और इसके अलावा एक और चीज जो कोशिश की जा रही थी वो थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या अदर इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना। लेकिन इसके ऊपर भी सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 है वो कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 29 क्लॉज नंबर 2 ये कहता है दैट नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रन किया जा रहा है या फंड किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर आप सीट्स रिजर्व करके रखते हो तो कोर्ट के पास आप का दरवाजा खटखटा सकते हो और कह सकते हो कि मुझे कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट नहीं मिल रही है, मुझे मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेरी कैटेगरी की सीट तो फुल है। नाउ दीज इज ऑल्सो समथिंग दैट केम अप इन द कोर्ट। क्या आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन से केस में ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है? इसके अलावा सरकार अपना सोशलिस्ट एजेंडा भी चलाना चाहती है, जिसके चलते वो चाहती है कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो सरकार के कंट्रोल में रहें। अब इसके लिए उन्होंने मिल्स को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, चाहे वो टेक्सटाइल मिल्स हो, चाहे वो पावर सेक्टर के मिल्स हो या पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो। अब इनको जब वो टेक ओवर करना शुरू करती है तो लोग सताए जा रहे हैं, कोर्ट के पास चले जा रहे हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का भी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हमसे ली जा रही है विदाउट फेयर कॉम्पनसेशन, और हमारे पास ऑक्यूपेशन का भी फंडामेंटल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 19 में बताया गया है कि राइट टू ऑक्यूपेशन इज अ फंडामेंटल राइट। इन सभी रीजंस की वजह से सरकार जो भी करना चाहती है उसे करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोग कोर्ट को अप्रोच कर लेते हैं और कोर्ट ये कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो लैंड रिफॉर्म है, चाहे वो SC ST के लिए रिजर्वेशन है, या चाहे आप फैक्ट्रीज को टेक ओवर करना है, ये सब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है।
इसके अलावा देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट इमर्ज्ड और अदर इश्यूज ऑल्सो दैट इमर्ज्ड which include the media or the press or the magazines or newspaper heavily criticizing the government and its foreign policy. इसके ऊपर भी सरकार कंट्रोल कसना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो वो लेके आती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स को बदला जाता है, जिसमें पहला फीचर कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए अगर स्टेट कोई फीचर करता है, स्टेट कोई स्पेशल प्रावधान बनाता है, then it would not be considered as violation of fundamental rights under article 29 और article 15। एक्सेप्शन बना दिया जाता है, जिसके बाद रिजर्वेशन करने के लिए अब आपका रास्ता ओपन हो चुका है, एटलीस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल्सो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही इंश्योर किया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे बाईपास किया जाए। कोशिश की जाती है कि अब आगे से अगर हम किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करें, अगर हम किसी की फैक्ट्री को या मिल को टेक ओवर करें एज अ गवर्नमेंट, तो हमें कोई कोर्ट में ना घसीटे। इसके लिए दो आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। 31A के अंदर लिखा जाता है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस वेयर राइट टू प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेटिव। तो वो 5 कंडीशंस या 5 क्राइटेरिया दे देता है। अगर सरकार किसी की एस्टेट, जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड टेक ओवर करता है, अगर सरकार किसी प्राइवेट मिल या कंपनी या इंडस्ट्री या कॉर्पोरेशन को टेक ओवर करता है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और आर्टिकल ऐड कर दिया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 31B। सो 31A और 31B एक्सेप्शंस बना रहा है, किसमें? राइट टू प्रॉपर्टी में। 31B के अंदर यह कहा जाता है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्केड्यूल ऐड करते हैं। इस स्केड्यूल का नाम होगा 9th स्केड्यूल। अब क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट से हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि बिफोर एनी चेंज वाज मेड देयर वुड हैव बीन 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 8 शेड्यूल रहे होंगे और रहे भी थे, और 8th के बाद 9th ऐड किया जा रहा है। शेड्यूल का मतलब एक लिस्ट होता है, तो आप जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल देखोगे, हर एक में देखोगे किसी ना किसी चीज की लिस्ट दी गई है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, इसकी लिस्ट दी हुई है। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस मिलेंगे गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिसर्स को, इसकी लिस्ट दी गई है। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या ओथ, क्या शपथ, क्या एफर्मेशन लेनी होती है व्हाइल एंटरिंग द ऑफिस, इसकी लिस्ट दी गई है। तो आप देखोगे शेड्यूल्स में लिस्ट होती है, अब उसमें एक और लिस्ट ऐड कर दी गई जिसका नाम रखा गया 9th शेड्यूल। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यह था कि आगे से गोइंग फॉरवर्ड, इफ देयर इज अ लॉ that is made by either the parliament, that is the center, or by the state legislature, that is the विधान सभा। ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंड, जमीन और जमीन से जुड़े कानून, ये सब्जेक्ट जो है ये ना बेसिकली स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है। इवन एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, तो इनके ऊपर कानून स्टेट भी बना सकता है। अगर फ्यूचर में आफ्टर दिस अमेंडमेंट इज पास्ड, आफ्टर 9th शेड्यूल इज एडेड, कोई भी ऐसा कानून है जो लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनता है या किसी भी वजह से बनता है, उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो दैट पर्टिकुलर लॉ विल नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट दैट इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है कि अगर आगे से कोई भी कानून ऐसा आता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, चाहे वो 14 हो, 19 हो या 31 हो, लेकिन उसको हम 9th शेड्यूल में डाल दें, तो वो इम्यून हो जाएगा। जुडिशरी उसको चेक नहीं रख पाएगी। जुडिशरी का काम यही होता है ना कि अगर कोई कानून पास हो और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो जुडिशरी उस लॉ को, उस कानून को कैंसिल कर देती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है? खैर, अगर आप ये पर्टिकुलर 9th शेड्यूल देखो, 9th शेड्यूल का पर्पस था इम्यूनिटी प्रोवाइड करना फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा मैंने आपको बताया
कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और मीडिया कई बार सरकार को हेविली क्रिटिसाइज कर रही थी। कई बार ऐसे आर्टिकल्स छाप रही थी जिससे सरकार को परेशानी हो रही थी। इसके चलते जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एक और बदलाव लाया जाता है। All these changes that you are seeing are being made in part 3 of the chapter fundamental rights. तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप देखोगे ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसके ऊपर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, on the grounds of friendly relation with foreign states, on the grounds of incitement to offense. यानी आप अगर अपनी स्पीच, अपने आर्टिकल, अपने शब्दों, अपने गानों, अपने म्यूजिक से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करते हो, दूसरे देश के साथ भारत मुल्क के देश को डिसरप्ट करते हो और किसी को ऑफेंस करने पे इंसाइट करते हो, इंस्टिगेट करते हो, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बचाई नहीं जा सकती, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और तभी कई बार जवाहरलाल नेहरू के रिजीम को क्रिटिसाइज किया जाता है कि चाहे वो आजादी की लड़ाई लड़े थे लेकिन आजादी मिलने के बाद उन्होंने उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मीडिया के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, पीपल क्रिटिसाइज ऑल्सो। एक लास्ट चीज जो फर्स्ट अमेंडमेंट से होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी फंडामेंटल राइट्स में ही हो रही है। तो दोस्तों सारी चेंजेस जो हो रही हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखी जा रही है। आर्टिकल 15 में बदलाव, 31A, 31B, 19(2) और 19(6) ये पांचों चेंजेस फर्स्ट अमेंडमेंट से आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सरकार जब किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का कंट्रोल ले लेती है या किसी प्राइवेट मिल का कंट्रोल लेती है तो उसके ऊपर आरोप यह लगता है कि वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स के ऊपर उनकी राइट टू फ्रीडम या राइट टू ऑक्यूपेशन को वायलेट करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि अगर स्टेट यानी कि सरकार किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को नेशनलाइज करती है यानी अपने कंट्रोल में लेके आती है तो उसे वायलेशन ऑफ राइट टू ऑक्यूपेशन नहीं माना जाए। तो एक और एक्सेप्शन डाल दिया उन्होंने, एक और एक्सेप्शन डाल दिया अंडर 19(6). अब देखो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि अब आपको इसके पीछे की कहानी पता लग गई है। पहला अमेंडमेंट है बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आर्टिकल 15, 31A, 31B, 19(2) और 19(6) में बदलाव आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सब एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 5 साल बाद 1956 में, जिसको हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी नंबरिंग भी करते रहना दोस्तों। जो आप नोट कर रहे हो प्लीज, अगर आप नोट कर रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑल्सो हमने माइक्रो टॉपिक्स की भी एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप प्रीलिम्स 2026 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, माइक्रो टॉपिक्स की एक लिस्ट है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर क्या होता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बेसिकली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात होती है। वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ 5 इयर्स बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डिमांड इमर्ज होती है कि हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने हैं, भाषा के आधार पे अपने राज्य बनाने हैं। इनिशियली जब संविधान बनता है 1950 में तो स्टेट्स और यूटीज नहीं बनते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। ठीक है, सो पार्ट ए में जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, वो इंक्लूड होते हैं। पार्ट बी और सी में जो रियासत प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंक्लूड होते हैं और पार्ट डी में अकेला बेचारा एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है। नाउ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कंटिन्यू टिल 1956। पर जब 1953 में फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यह कहता है कि आप भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बना सकते हो, कोई रोकने वाली बात नहीं है, बनाए जा सकते हैं राज्य। जब ऐसा बोला जाता है देन दिस थिंग इज अबॉलिश्ड और यहीं से 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शुरुआत होती है। सो इट अबॉलिश्ड
the categories of state and decided there will be two types of units of Indian Union. एक होगा स्टेट और एक होगा यूनियन टेरिटरी. तो 1956 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को मर्ज करके, स्प्लिट करके, लैंग्वेज के आधार पे उनको कोलैबोरेट करके 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई जाती है. इसी अमेंडमेंट से यह भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स अपने पास की यूनियन टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन रख सकते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन से हाई कोर्ट की पावर्स के अंदर आता है, कौन से हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है? कमेंट्स में मुझे बताओ. अब 7th अमेंडमेंट से यह कहा जाता है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब एक से ज्यादा स्टेट्स में भी वो पावर रख सकता है. क्या आप मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हो कि एक हाई कोर्ट है लेकिन 2 स्टेट्स को केटर कर रहा है? और तो और एडिशनल और एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल 224A में ये चेंजेस लेके आता है, so that high court can have more number of judges. After this, let's look at the 9th Constitutional Amendment Act. एक एक करके इसको नोट करते रहो, नंबर्स भी नोट करते रहो कि कौन से नंबर अमेंडमेंट पे हैं. 9th पे हैं. और 9th की अगर हम बात करते हैं, 9th के पीछे की कहानी सिंपल. इंडिया और पाकिस्तान ये 2 देश हैं जिनके बीच की एक बाउंड्री है जिसका नाम है रेडक्लिफ लाइन. ये रेडक्लिफ लाइन जब बनाई जाती है तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान, सिंध, ये अलग हो जाते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन कर लेते हैं. ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, उसके साथ जो भारत की बाउंड्री है उसमें कुछ एनोमलीज है, कुछ इश्यूज है. क्या? बाउंड्री कुछ इस प्रकार बन गई है जिसमें अगर हम इसको इंडिया कहते हैं और ये बांग्लादेश है या ईस्ट पाकिस्तान है ये वाला, ठीक है, तो कुछ ऐसी टेरिटरीज बन गई हैं जो इंडियन टेरिटरीज इस तरफ आ गई हैं, ठीक है, और कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज उस तरफ चली गई हैं, या ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश तो था नहीं. इनको एनक्लेव्स बोला जाता है. 1958 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको नेहरू नून एग्रीमेंट बोला जाता है, जिसमें इन्हें एक्सचेंज करने की बात कही जाती है. दैट ये जो टेरिटरी है ये बांग्लादेश को दे दो, ईस्ट पाकिस्तान को दे दो, और ये वाली टेरिटरी इंडिया को दे दो, ताकि अब एनक्लेव्स रहेंगी नहीं, है ना. जब ये इसके अंडर ही आ जाएगा तो देयर विल बी नो फर्दर एनक्लेव्स, जस्ट अ बाउंड्री. लेकिन आरोप यह लगता है कि क्या आप अपनी कंट्री की टेरिटरी किसी और देश को ऐसे ही दे सकते हो जस्ट बाय एग्रीइंग? तो सवाल उठता है और सवाल रेफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अगर आपने अपने देश की टेरिटरी किसी दूसरे देश को देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा. इसी वजह से इन रिस्पॉन्स टू दिस द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 वाज पास्ड. देखो, मैं अमेंडमेंट के पीछे की कहानी भी बता रहा हूं. मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता कि आपको अमेंडमेंट बता दिया ये 9th है, ये 5th है, ये 20th है. उसका कोई फायदा नहीं है. किताबों में लिस्ट बनी हुई है, पढ़ तो आप भी सकते हो, लेकिन अगर कहानी याद रखोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा और यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट. तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह कहा जाता है कि जो ये एक्सचेंज हो रहा है, दिस एक्सचेंज विल बी डन. ऑल्दो ये अगले 64 इयर्स तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ऑन द ग्राउंड. ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे एक और अमेंडमेंट आएगा, 100th अमेंडमेंट. 100th अमेंडमेंट आता है और तब जाके फाइनली ये एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था इतिहास में. बांग्लादेश बन चुका था, इंदिरा गांधी की सरकार ने कोशिश की थी एक एग्रीमेंट साइन करने की 74 में. फाइनली इट इज इंप्लीमेंटेड इन 2014, जस्ट बिफोर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैड गॉन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 9th का रिलेशन 100th अमेंडमेंट से है, ठीक है. अब इसके बाद कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जिनके थ्रू हमने नई टेरिटरीज भारत में ऐड की. वी एडेड न्यू टेरिटरीज इनटू आवर कंट्री. First of all, we added Dadra and Nagar Haveli by 10th Constitutional Amendment Act. Word association याद रखना है. 10th Amendment से, ये 4th हमारा है, दादरा एंड नगर हवेली को भारत में ऐड किया गया. 12th Amendment से
गोवा और दमन एंड दीव को यूटी की तरह ऐड किया गया, मतलब ये टोटल एक यूटी बनी, गोवा प्लस दमन एंड दीव। क्या आप मुझे बता सकते हो कि गोवा को स्टेटहुड कब मिला, कब गोवा स्टेट बना, कौन से ईयर में बना? प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसके बाद 1-2 साल के गैप के बाद सीधा 14th अमेंडमेंट आता है, सॉरी डायरेक्टली 14th अमेंडमेंट आता है, जो पुडुचेरी को, आज के टाइम पे पुडुचेरी है, वैसे तो पौंडीचेरी था, इस पौंडीचेरी को फ्रांस से अपने कंट्रोल में ले आता है। तो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड गोवा, ये पोर्टुगल से हम लेके आए, और पुडुचेरी को हमने फ्रांस से आजाद किया। इसके अलावा अब ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए थे, व्हाई वर दीज अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट 10th, 12th एंड 14th, बिकॉज दे वर एडिंग न्यू टेरिटरीज टू आवर कंट्री। 19th अमेंडमेंट दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19th अमेंडमेंट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश किया, खत्म किया, और इलेक्शन पिटिशंस के लिए हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, ऐसा बोला। अब आप समझिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मसला क्या है, इशू क्या है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी इलेक्शन के अंदर, तो वो डिस्प्यूट पार्लियामेंट की बनाई गई बॉडी के पास या पार्लियामेंट की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास आपको लेके जाना है। सो पार्लियामेंट हैड डेजिग्नेटेड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अलग से एक संस्थाएं बनाई थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, जिनके पास अगर मान लीजिए एमपी एमएलए का चुनाव है और आपने कंटेस्ट करना है, मतलब चैलेंज करना है कि ये जो चुनाव कंडक्ट किया गया है, इसमें जो काउंटिंग हुई है, कोई भी प्रोसेस हुआ है, वो गलत हुआ है, वो रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ, तो आप पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाते थे। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है, अब आपको रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर किसी एमपी या एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहते हो, लखनऊ के अंदर किसी एमपी एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहते हो, कानपुर के अंदर किसी एमपी एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहते हो, ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं, तो इसका मतलब आपको प्रयागराज हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सो जिस स्टेट के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस स्टेट के हाई कोर्ट आप जाओगे। ये 1966 के बाद 19th अमेंडमेंट से ऐड किया गया ना। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स एक ही लाइन में आएंगे, 21st, 71st और 92nd। इसको हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि आगे इसके ऊपर सवाल भी आ चुका है यूपीएससी में, और स्टेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। 21st अमेंडमेंट added Sindhi as one of the languages in 8th schedule। 8वें शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में सिंधी को ऐड किया गया as one of the 8 languages। 8th schedule is a set of 22 languages, but originally 8th schedule had only 14 languages। Sindhi was the 15th language which was added by 21st amendment, but there will be 71st amendment also, and there will be 92nd amendment related to languages। So 71st Constitutional Amendment Act of 1992 ने 3 और भाषाओं को 8th शेड्यूल में ऐड किया, दैट इज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी बेसिकली मैतेई भाषा को रेफर किया जाता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, they were added by the 71st amendment of 1992। And last time a change was made to the 8th schedule, it included Bodo, Dogri, Maithili और संथली languages to the 8th schedule। So sequence क्या है? सिंधी 21, कोंकणी, मणिपुरी and Nepali 71, and Bodo, Dogri, Maithili, संथली 92। ठीक है, this is the sequence and this has been asked earlier in the exams as well। अब हम ऐसी टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज अ सिंबल ऑफ द फाइट बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में लड़ाई चल रहा था, खींचातानी चल रही थी, और इस खींचातानी के नजरिए से आप इस अमेंडमेंट्स को समझिए। इसके लिए मुझे आपको
1971 से पहले हुई कुछ जजमेंट्स के बारे में बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1967 के अंदर गोलकनाथ केस के अंदर, केस का नाम क्या है दोस्तों? गोलकनाथ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? दैट फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट। पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है वो फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब फंडामेंटल राइट को कोई बदल नहीं सकता, कोई अमेंड नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। भाई वाह। इसके बाद 1969 के अंदर भी बैंक नेशनलाइजेशन होती है और उस केस को भी आगे लेके जाया जाता है 1970 तक, उसका जजमेंट आता है। उसमें भी सरकार को गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है, जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है जो आपने प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डर्स को दिया है बैंक्स को नेशनलाइज करने के बाद, वो सही नहीं है, वो एडिक्वेट नहीं है। ऐसी कई जजमेंट्स का सामना करने के बाद सरकार को लगता है, या पार्लियामेंट के अंदर भी ये फीलिंग आती है, व्हाई डोंट वी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोर्ट उन्हें चैलेंज करता आया है, पास्ट में भी देखा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट में देखा गया कि जब कोर्ट उन्हें चैलेंज करता है तो हम संविधान ही बदल देते हैं। वैसा ही कुछ यहां हो रहा है। 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 क्या कहता है कि सबसे पहले तो आर्टिकल 13 में हम ये कह देते हैं कि नथिंग रिटन इन आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 13 रिलेट्स टू जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इससे बाहर रखने का मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी करता है तो यह अलाउड होगा। सो कीपिंग आर्टिकल 368 आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13, ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट चेंज किया जाए तो कोर्ट उसे इनवैलिड ना ठहरा सके। दूसरा, आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडिंग पावर के बारे में लिखा गया है ओरिजिनली, उसको बदला जाता है और यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं कुछ भी बदल सकता हूं। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको काउंटर करने के लिए वो संविधान ही बदल रहे हैं। इसके अलावा और तो और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इजी बनाने के लिए वो ये भी लिख देते हैं दैट प्रेसिडेंट के पास अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है, यानी कि दोनों हाउसेस से पास होके प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ उसे असेंट देने का ऑप्शन है, मतलब साइन देने का ऑप्शन है, साइन करने का ऑप्शन है। वो रिफ्यूज नहीं कर सकते उनको साइन करना, वो वापस नहीं भेज सकते कि एक बार प्लीज कंसिडर कर दो, ना जी ना, यू कैन नॉट डू दिस। दिस वॉज फोर्सफुली एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 और 25 दो ट्विन अमेंडमेंट्स हैं। 24 से फंडामेंटल राइट्स को बदलने की, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है पार्लियामेंट के हक में, और 25th से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। देखो आर्ग्यूमेंट तो यही है ना कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा बड़े हैं या फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 46 में बोला है कि SC, ST और वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान करो। आर्टिकल 39 B और C में बोला है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके रिसोर्सेज उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक ग्रुप या किसी एक इंडिविजुअल में ना होने दो। और जब हम ऐसे चीज को करने के लिए कानून लेके आते हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं, कभी वो राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे होते हैं, कभी वो फ्रीडम ऑफ लेट्स से आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे होते हैं, इक्वालिटी को वायलेट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी टकरार चल रही है, बड़ी इश्यूज चल रहे हैं। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए 25th अमेंडमेंट ये कहता है कि सबसे पहले तो जब हम किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर करेंगे तो हम उसे कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, हम उसे अमाउंट देंगे। दोनों में क्या फर्क है? कॉम्पेंसेशन के अंदर अपने आप में इन इटसेल्फ एक फेयरनेस छिपी है। फेयरनेस का मतलब है कि किस हद तक
अमाउंट, किस हद तक पैसा मिलना चाहिए, व्हाट इज द फेयर कॉम्पेंसेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वेयरएज अमाउंट एक आर्बिट्ररी शब्द है, अमाउंट सरकार कितने भी लेवल पे फिक्स कर सकती है, इसीलिए वो ये करते हैं। उसके अलावा वो एक नया आर्टिकल ही ऐड कर देते हैं संविधान में, और उस आर्टिकल का नाम है 31C। इस आर्टिकल के तहत अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनता है, इफ एनी लॉ इज मेड टू इंप्लीमेंट आइदर ऑफ दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसे इम्यूनिटी मिल जाएगी। उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 31 को वायलेट करता है। 19 और 31 तो आप समझ रहे होंगे ना कि प्रॉपर्टी के अधिकार है यहां पे, लेकिन 14 क्यों? 14 इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा आरोप लगता है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि एक जमींदार को उतनी ही जमीन के लिए कम प्राइस दिया, दूसरे जमींदार को उतनी ही जमीन के लिए ज्यादा पैसा दे दिया। तो अगर आप अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हो, आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट करते हो, तो उसे आर्टिकल 14 में चैलेंज किया जा सकता है। सरकार कहती है कि नहीं जी नहीं, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल 14 को भी, 19 को भी, 31 को भी वायलेट कर सकते हैं। दिस इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको याद रखना क्योंकि अभी इसका रेफरेंस 42nd अमेंडमेंट में आएगा। तो 24th और 25th के ट्विन अमेंडमेंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, जिससे सिक्किम को भारत में ऐड किया गया था। दैट इज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट अंडर ब्रिटिश एरा, और इसको नमग्याल डायनेस्टी रूल किया करती थी, लेकिन सिक्किम धीरे धीरे करके भारत में इंटीग्रेट होना चाहता था, और अल्टीमेटली वहां पर रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसके बाद भारत में उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और 36th अमेंडमेंट ऑफ 75 से पहले देयर वाज अ 35th अमेंडमेंट ऑल्सो, जिससे सिक्किम को एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था। संविधान में एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया था फॉर सिक्किम टाइप ऑफ स्टेट, बट फिर उसको हटा दिया गया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, जैसे बाकी स्टेट्स है वैसे ही सिक्किम भी भारत का पार्ट बनेगा, और ये 36th अमेंडमेंट से होता है। वंस अगेन एक और रिमाइंडर कि हमारे माइक्रो टॉपिक्स की एक लिस्ट है जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं अपने कोर्स के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर भी डिस्कस करता हूं, एंड आई हैव आल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं इसकी PDF भी शेयर करूंगा, एंड along with that I will discuss with you a lot of things related to polity as well as mains answer writing. So please check that out as well. इसके बाद 36th अमेंडमेंट के बाद आता है 38th अमेंडमेंट ऑफ 1975। अब धीरे धीरे जो ये टेरिटरी है ये इमरजेंसी की तरफ बढ़ती जा रही, क्योंकि आप देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 25 जून 25 जून 1975 से लेकर 1977 की तक 2 इयर्स तक लगभग इमरजेंसी भारत में रही, नेशनल इमरजेंसी। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे जिससे पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, सेंट्रलाइज किया जाएगा, और कोर्ट और पार्लियामेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। 1975 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें लेके आना चाहते हो, और इसी के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी भी टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर करे, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो 360 आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, any of these emergencies will not be challenged in the court. नॉन जस्टिसिएबल, कोर्ट में इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। दूसरा, ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है, उन्हें भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, पार्लियामेंट से पावर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास आनी चाहिए, और कोर्ट्स के पास भी पावर नहीं रहनी चाहिए। वेरी वेरी डेंजरस प्रोविजंस विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इसके बाद प्रेसिडेंट अलग अलग प्रोक्लेमेशंस, अलग अलग ऑर्डर्स दे सकता है अलग अलग एरियाज के अंदर इमरजेंसी लगाने के लिए। सो
आपके अगर आप आर्टिकल 352 देखोगे तो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त ये 3 क्राइटेरिया होते थे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बोला गया कि वॉर के बेसिस पर भी अलग से एक डिक्लेरेशन हो सकता है, एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे अलग से डिक्लेरेशन हो सकता है, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे अलग। तो कितने मर्जी इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन आ सकते हैं। ये देख रहे हो आप, बड़े खतरनाक प्रावधान है। 39th भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा 1971 के इलेक्शन लड़े थे, उन इलेक्शंस के अंदर वो रायबरेली से सीट जीती थी, और उस वक्त जो सीट उन्होंने जीती थी, उस पर्टिकुलर इलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज किया गया था, पिटीशन किया गया था इन द हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, और यह कहा था कि उन्होंने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कैंपेनिंग की है, जो कि इन एक करप्ट प्रैक्टिस है, और इसीलिए उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच मींस कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन कब तक? क्योंकि अगर आप मिनिस्टर बने रहना चाहते हो तो जरूरी है कि आप एमपी भी रहें। इसीलिए एक ये कदम उठाया गया। क्या? 39th अमेंडमेंट से कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके चुनाव में अगर कोई भी चैलेंज करना है तो आप वो नहीं कर सकते। यू कैनॉट चैलेंज प्रेसिडेंट इलेक्शन, वीपी इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, स्पीकर्स इलेक्शन ऑन द विद द जुडिशरी। ठीक है? हाँ, इसके लिए पार्लियामेंट अलग से अथॉरिटी बना लेगी और उसके पास मामले चले जाएंगे, लेकिन जुडिशरी यानी कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट्स के पास मामला नहीं जाएगा। नाउ दिस इज so many changes and so many changes which are actually scary. उसके बाद कुछ सेंट्रल एक्ट्स और ऐड कर दिए 9th शेड्यूल से बाय द 39th अमेंडमेंट। बट देन comes the mother of all amendments, जिसकी वजह से इसे I'm really sorry, जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd Amendment 1976. This is called mini constitution because this was passed during the emergency and it wanted to change so many things and make so much of power centralized with the center, with the executive, कि इसने एक रिकॉर्ड ही तय कर दिया। सबसे पहले तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इसने प्रियम्बल में 3 शब्द ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे जाते हैं। इसने आर्टिकल 31C के स्कोप को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। आपको याद होगा आर्टिकल 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। वहां पे ये कहा गया था दैट इफ एनी लॉ is implementing article 39B and 39C, it will not be held as violating the fundamental rights under article 14, 19, 31। आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था। इसके बीच 71 के बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है। इस जजमेंट का नाम है, इस केस का नाम है केशव नंदा भारती केस। इस केस का नाम है दोस्तों केशव नंदा भारती केस। ये केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी जाती है। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से यह कहा जाता है दैट नंबर 1, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कोई भी पार्ट संविधान का बदल सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर की। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये ना तो संविधान में दिया गया है, नीदर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इज इट रिटन एनीवेयर एल्स इन एनी लॉ। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? जो कोर्ट बोले वो बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशरी विल डिसाइड व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, सरकार और इंदिरा गांधी सरकार बहुत परेशान हो गई होंगी इस बात से। अरे जुडिशरी बताएगी हमें कि हम क्या चेंज करें, क्या ना चेंज करें, और अपनी मर्जी से वो भी कहीं लिखा भी नहीं हुआ। इसीलिए व्हाट दे डिड वाज दे सेड दैट नाउ लेट अस एसर्ट आवर पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी संविधान को बदलने की पावर को लेट अस पुट आवर फुट डाउन एंड शो जुडिशरी हु इज द बॉस। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि अब सिर्फ 39B और C नहीं,
बल्कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमने अप्लाई करना हो, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट दैट इट इज वायलेटिंग दीज फंडामेंटल राइट्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंप्लीट सुप्रीमेसी दे दी उसने इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। इसके अलावा इन्होंने ना, बड़े खराब है यार, बड़े खराब हैं बिल्कुल, मतलब वेरी बैड लेगेसी। अब दिस इज रियली अ वेरी सैड लेगेसी। आर्टिकल 31D, इन्होंने ना एक संविधान में एक आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 31D, जिसमें कहा दैट इफ द गवर्नमेंट मेक्स एनी लॉज वेयर इट पनिशेस एंटी नेशनल एक्टिविटी और द फॉर्मेशन ऑफ एंटी नेशनल एसोसिएशन। तो आजकल तो मीडिया सिर्फ ये शब्द यूज करती है ना, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था कि किसी भी तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दे, अगर कोई लॉ बना दे, तो इट विल नॉट बी चैलेंज्ड दैट इट वायलेट्स 14(19)(31). इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जितनी भी फ्रीडम 19 के अंदर आती हैं, वो अब आपको बचा नहीं पाएगी अगर सरकार ने कह दिया कि एक एंटी नेशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमने कानून बनाया। एंड इट कीप्स इट आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। Very chilling effect on the freedom of speech and expression. Then they also added another article called 32A. देखो क्या क्या कर रहे हैं ये 42nd अमेंडमेंट से, क्या क्या चीजें कर रहे हैं कि इतनी चीजें की कि बहुत चीजों को रिवर्स करना पड़ा बाद में, बहुत चीजों को दोस्तों रिवर्स करना पड़ा, इतना इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था माहौल। कैसे? इन्होंने कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है। रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अगर आप के फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए रिट या ऑर्डर या डायरेक्शन इशू कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। अब यहां देखो उन्होंने क्या कहा, बड़े चालाक है, वेरी चालाक। Supreme Court will have no jurisdiction to decide constitutional validity of a state law in any writ proceedings under Article 32। मतलब स्टेट के जो कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, स्टेट मतलब राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर के जो कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। ठीक है, बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना, बट दैट इज बीइंग डन। ये चीज दोस्तों हो रही है और 42nd अमेंडमेंट से हो रही है। दीज आर हैपनिंग बाय द 42nd अमेंडमेंट, इट्स अ बिग थिंग। 42nd अमेंडमेंट से एक बहुत सारे नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए। आपको पार्ट 4 पता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके 51, पार्ट नंबर 4। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें बड़े सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए। अब ये सारे खराब नहीं है, देखो 42nd अमेंडमेंट की मेजर लेगेसी इज बैड, बट मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच आर एज एडेड हैव कंटिन्यूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सोशलिस्ट सेकुलर अगर ऐड किया है तो कंटिन्यू रह रहा है, वैसे ही ये वाले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो ऐड किए वो चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये बुरे नहीं है सच। देखो 39F, चिल्ड्रन विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, अच्छी बात है। 39 कैपिटल ए, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड फॉर द पुअर, अच्छी बात है। 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियंस एक तरीके से इंडस्ट्री मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करे, नॉट बैड। 48A, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों निभाएं, अच्छी बात है, नथिंग बैड, सो इट कंटिन्यूड। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा पार्ट ही इन्होंने ऐड किया। ठीक है, यू विल टेल मी विच कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी कमिटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, मुझे बताओ। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 74 में यह लिखा था कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, लेकिन
एज फार एज लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 74 इज कंसर्न्ड, ये चीज क्लियरली नहीं लिखी थी कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल। मतलब कंपल्शन है या नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं और क्या उन्हें उसी हिसाब से काम करना है, ये एक्सप्लिसिटली संविधान में नहीं लिखा। लेकिन 42nd अमेंडमेंट लीव्स नथिंग टू इमेजिनेशन। इट सेज दैट देखो भाई साहब, प्रेसिडेंट जो है शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो मंत्रिमंडल बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री और काउंसिल बोलेगी, उस हिसाब से प्रेसिडेंट फंक्शन करेंगे। Very interestingly, another change which it brought about was a change related to delimitation. Delimitation क्या होता है बेसिकली? Delimitation होता है कि देखो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी लोकसभा की सीट्स डिवाइड होती हैं। जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा सीटें। और संविधान में आर्टिकल 82 में यह भी बोला गया है कि हर सेंसस के बाद ये सीट्स रिवाइज होंगी। But by 1971 census, a lot of states in South India, they were facing a problem because their population control measures were slowly but surely working, and ultimately their population would stabilize, जिसकी वजह से उनको खतरा था। कर तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल रहे थे, लेकिन उसकी सजा उनको मिलती कि लोकसभा में उनकी सीटें कम हो जाती। सेम इज फॉर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि 2000 तक, मतलब अगले 25 इयर्स तक, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में चेंज नहीं होगा। राज्यसभा में तो चलो होता भी नहीं था डिलिमिटेशन, लोकसभा की सीटों में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं 1971 सेंसस के हिसाब से, तो अभी भी 80 ही हैं, 80 ही हैं। ठीक है, सो दिस वाज डन। लोकसभा और असेंबली की ड्यूरेशन को भी 5 से 6 साल चेंज किया गया ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से एक और चीज चेंज की गई, बट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने आप में एक किताब है जिसकी लिस्ट आप खुद बनाइएगा इसमें से नोट करके। कोरम से रिलेटेड जो प्रावधान है वो हटा दिए गए। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि अगर आपने लोकसभा या राज्यसभा की सिटिंग स्टार्ट करनी, you have to conduct proceedings, so there should be a minimum number of members who should be present on that day. अब अभी के लिए quorum is 10% of the strength। इसका मतलब अगर लोकसभा में 55 लोग आ गए तो quorum है, क्योंकि 543 is the strength of लोकसभा। अब ये कोरम का प्रावधान संविधान में है आर्टिकल 100 में, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है आर्टिकल 189 में, बट दे वर रिमूव्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। कोई बात नहीं, 10 लोग भी आए हैं, हम सेशन कर लेंगे, सिटिंग कर लेंगे। देखो भाई क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की पावर जा रही है, जुडिशरी की पावर जा रही है, बिल्कुल कंप्लीट कलयुग, पॉलिटिकल कलयुग। न्यू आर्टिकल वाज एडेड जिसमें यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज कैन ओनली बी चेक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डिनरीली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सेंटर के बनाए गए, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आएगा भाई, हाई कोर्ट पसंद नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है। और ऐसे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो बेंच होना चाहिए, जो बेंच का साइज होना चाहिए मिनिमम 7 जजेस का होना चाहिए, और इन 7 जजेस में से 2/3 जो जजेस होंगे, 2/3 66.67% जजेस जो होंगे, दे शुड एग्री कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड नहीं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितना भी बेंच हो, 5 जजेस का हो, 7 जजेस का हो, 9 जजेस का हो, 50% इज इनफ फॉर अ जजमेंट। सो 3-2 वर्डिक्ट है ना, लेकिन अब इसके लिए आपको 2/3 वर्डिक्ट चाहिए, विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे वांटेड टू कंट्रोल द जुडिशरी एज वेल। हाई कोर्ट 226 के अंदर जो रिट इशू करता था उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी के लिए अगर स्टेट लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए अगर हाई कोर्ट कोई केस सुन रहा है तो उसमें भी मिनिमम साइज ऑफ द बेंच 2/3 हियरिंग है ना। सिविल सर्वेंट्स को भी उनकी पनिशमेंट के टाइम पे, डिसिप्लिनरी एक्शन के टाइम पे, सेकेंड टाइम पे रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाए, ये भी 42nd अमेंडमेंट से किया गया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस
बनाई जाएगी पार्लियामेंट्री लॉ से, ये भी 42nd अमेंडमेंट से किया गया, ऑल्दो इट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। ट्राइब्यूनल, अरे भाई साहब क्या किताब है ये अमेंडमेंट्स की। सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ट्राइब्यूनल्स वर क्रिएटेड बाय आर्टिकल 323A. For non-administrative and other matters, tribunals were supposed to be created under 323B. तो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट नहीं हुए, बस पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि वो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सकता है। फिर आता है इमरजेंसी से रिलेटेड प्रावधान। आर्टिकल 352 में ये कहा जाता है दैट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन होल एज वेल एज पार्ट ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 356 में कहा जाता है कि इमरजेंसी को 1 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम, स्टेट इमरजेंसी की बात हो। एंड 368, भाई साहब जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी, दे आर सेइंग नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। हम कोई मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे, किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। सो जुडिशरी को कंप्लीटली क्लिपिंग इट्स विंग्स, and it is very obvious that many of these things will have to be reversed in the future. They will also, एक और इंडिकेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये है कि 5 ऐसे सब्जेक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे उन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करते थे, मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर ही सिर्फ उस पर कानून बना सकती थी, अब उसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि इस पे स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है। बोथ कैन मेक लॉज ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स। नाउ दीज सब्जेक्ट्स आर जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, Constitution and organization of courts except High Court and Supreme Court. Education became a concurrent list subject. Weights and measurement became a concurrent list subject. Forest became a concurrent list subject, जिसकी वजह से फिर 1980 में Forest Rights Act पास हो पाया. And wild animals and birds also became a concurrent list subject. Although Wildlife Protection Act के लिए पहले ही states center को approach कर चुके थे, but प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफिशियली 1976 के बाद से कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सारी हदें पार हो चुकी है। फाइनली ये सेंट्रलाइजेशन का रथ रुकता है। और प्लीज इस वीडियो को एक बार देख लेना, इतना पोर्शन दोबारा से वीडियो के अंदर रिवाइज कर लेना, है ना, क्योंकि this is a lot to take, a lot of things have happened by the 42nd amendment, but don't worry, many of them will be reversed. Another reminder, हमारा जो माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पीडीएफ। ऑल्सो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर मैं डिटेल में बहुत सारी चीजें ये डिस्कस कर रहा हूं, तो आप एक बार उसे भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। नाउ 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977। अब सरकार बदल चुकी है, इंदिरा गांधी हैज लॉस्ट द इलेक्शन एंड द न्यू जनता पार्टी गवर्नमेंट इज इन पावर। अब ये सफाई का काम करेंगे। जितना भी गंद बिखेरा गया है पिछले कुछ सालों में जो आपने देखा, इट विल बी क्लियर टू लार्ज एक्सटेंट, नॉट 100% बट टू अ लार्ज एक्सटेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स ली गई थी, जो रिट इशू करने की पावर्स रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, याद करो, वो वापस लौटा दी जाती है। सो दे कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। पार्लियामेंट की जो एंटी नेशनल एक्टिविटी वाली आर्टिकल थी, आर्टिकल 31D, उसे हटा दिया जाता है, दैट इज रिमूव्ड। चलो थैंक गॉड। तो 32A इज रिमूव्ड एंड 31D इज रिमूव्ड बाय विच एक्ट? 43rd अमेंडमेंट। बट मेजर चंक ऑफ सफाई अभियान विल बी डन बाय 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो या मोरारजी देसाई की सरकार हो, दोनों में एक बात को लेकर एग्रीमेंट तो था कि लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट तो होने चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी उसके लिए एक बैरियर बनता जा रहा था। इसकी वजह से फाइनली ये डिसाइड किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम रिमूव ही कर देंगे, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हम निकाल ही देंगे और उसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट में डाल देंगे। कहां डाल दिया गया उसे? 300A में कहीं जाके फेंक दिया, है ना। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। फायदा क्या है इस बात का?
फायदा यह है कि अगर आपकी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होती भी है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अब रिट पिटीशन नहीं कर सकते हो, आपको निचली अदालत के पास जाना पड़ेगा। आर्टिकल 38 डीपीएसपी में भी आता है चेंज, और यह बोला जाता है कि हम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए काम करेंगे, थोड़ा सा अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता है 44th अमेंडमेंट। और ये वाला जो प्रोविजन था जिससे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुडिशरी को रिव्यू करने से मना किया था, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड। जुडिशरी कैन रिव्यू, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के दिए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दिए गए एडवाइस को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। पहले क्या था, प्रेसिडेंट शैल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस, बस इतना ही। लेकिन अब क्या है, अब आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, दोबारा सोचने के लिए इस एडवाइस को वापस भेज सकते थे। वापस से इन विचारों की टर्म 5-5 साल हो गई, ये एक्सटेंड कर दी गई थी, अमेंडमेंट कर दिया गया था, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और विधानसभा की टेन्योर को इंक्रीज किया जा सकता था, वो किया गया था। नाउ इट इज बैक टू 5 years। हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंशन था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाले चैप्टर में, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंशन था, वो हटा दिया जाता है। हाई कोर्ट जजेस के लिए देयर यूज्ड टू बी अ क्वालिफिकेशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफिकेशन होती है कि द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द पर्सन मस्ट बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज हाई कोर्ट जज, ठीक है। बट वन क्राइटेरिया इज दैट द पर्सन कुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट। यही एमिनेंट जूरिस्ट की क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज के लिए होती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने हटा दी। हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन जो छीन ली गई थी वापस आती है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इन ऑर्डिनेंस, जिसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया था, उसको वापस हटा दिया जाता है। दैट मींस ऑर्डिनेंस ऑर्डर्स कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी। जो भी गंद मचा है 40 सेकंड से, उसको साफ करेगा। हाई कोर्ट कैन सुपरवाइज ट्राइब्यूनल, तो पहले ट्राइब्यूनल को हाई कोर्ट की रिप्लेसमेंट बना दिया था, लेकिन अब यह बोल दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी खराब चीजें थी उसको ठीक किया जाता है। जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह लिखा जाता है दैट नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 कैन बी इशूड ओनली बाय आर्म्ड रेबेलियन। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट पे आ सकती है, क्योंकि जब 25 जून की रात को इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट के मंत्रियों को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगी है। सुबह 6 बजे, अगली सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, वहां पे कैबिनेट के मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि देखिए सर हमने इमरजेंसी लगवाई है, ठीक है। सो नाउ रिटन रिकमेंडेशन सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों का चाहिए, तभी नेशनल इमरजेंसी आएगी। नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल 2 महीने की जगह पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 368 वाली जो मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, अप्रूवल स्पेशल मेजॉरिटी से लिया जाएगा। अर्लियर इट वाज सपोज्ड टू बी विद इन 2 months एंड अप्रूवल कुड बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी एज वेल। अप्रूवल जो है सिंपल मेजॉरिटी से भी लिया जा सकता था। लोकसभा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी कैन पास रेजोल्यूशन टू रिवोक द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन ऑर्डर को रिवोक करने के लिए, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर को रिवोक करने के लिए लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कर सकती है और नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। तो ये सारे जो चेंजेस है 44th अमेंडमेंट से आ रहे हैं दोस्तों, ऑल दीज चेंजेस। नेशनल आर्टिकल 19 सिर्फ तभी सस्पेंड हो सकता है जब एक्सटर्नल रीजंस की वजह से इमरजेंसी लगी हो। जब आर्म्ड रेबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगी हो, तब आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। क्या आप मुझे आर्टिकल 20 के 3 पॉइंट्स बता सकते हो? व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? प्लीज यार कमेंट्स में बताओ, पता तो लगे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स करो। बिकॉज इफ यू एंगेज विद द पोस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ओके आई एम कनेक्टिंग विद यू गाइज। तो बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, है ना। चलिए, अब इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी के लिए क्या होता है कि 6 months एट अ टाइम
हर 6 महीने के लिए आप एक अप्रूवल ले सकते हो। अर्लियर क्या होता था, इनडेफिनेटली लगा देते अप्रूवल। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिवोकेशन या वापस लेने के बारे में कुछ नहीं था लिखा था, अब बोला है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तो उसको रिवोक या वापस भी लिया जा सकता है। तो 44th अमेंडमेंट इज क्लीनिंग अप ऑल द मेस दैट वाज क्रिएटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। जो मेजर चंक आपका रिवाइज करने में जाएगा वो इन्हीं 2 अमेंडमेंट्स को रिवाइज करने में जाएगा। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ये एक नया शेड्यूल ऐड हो रहा है। अरे भाई बहुत टाइम बाद शेड्यूल ऐड हो रहा है। फर्स्ट अमेंडमेंट से एक शेड्यूल ऐड हुआ था, 9th शेड्यूल, अब जाके 52nd अमेंडमेंट से एक और शेड्यूल ऐड हो रहा है जिसको 10th शेड्यूल कह रहे हैं। और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली है, वो अगर अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं यानी डिफेक्ट कर जाते हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया। 52nd अमेंडमेंट 1985। ऑल्सो अनदर टिप, ये जो मैं अमेंडमेंट्स में पढ़ा रहा हूं, वट एवर अमेंडमेंट्स आई एम टेलिंग यू, एक एक्स्ट्रा टिप याद रखो कि आप इनके दौरान जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो याद करो। बेटर यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली। खुद भी तो कुछ काम करोगे बिल्कुल, हम मदद कर रहे हैं, बट यू विल ऑल्सो डू इट। यू शुड नोट डाउन द प्राइम मिनिस्टर्स एट टाइम ऑफ एवरी अमेंडमेंट। 1988 में, ये मैं बता देता हूं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया जाता है। 1991 में दिल्ली को यूटी बनाया जाता है और इनफैक्ट यूटी तो थी वो, लेकिन एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के तहत उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिया जाता है। इसके लिए 239AA और दिल्ली से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। 71st अमेंडमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 73rd और 74th अमेंडमेंट कौन भूल सकता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ऐड किया जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज को ऐड किया जाता है। This happens by adding part 9 of the constitution, panchayat, part 9A of the constitution, municipality. Along with this, with the 73rd amendment, 11th schedule is added, and with the 74th amendment, 12th schedule is added. तो अब हमारा शेड्यूल्स का परिवार पूरा हो गया, हंसता खेलता 12 लोगों का परिवार, जिसमें 11th schedule is related to list of topics on which पावर्स कैन बी गिवन टू पंचायत को इन सब्जेक्ट्स पे पावर दी जा सकती है, ऐसा 11th शेड्यूल लिखता है। 29 आइटम्स की लिस्ट बनाता है। सेम वे 12th शेड्यूल 18 आइटम्स की लिस्ट बनाता है जिनके ऊपर अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स दी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 73rd 74th अमेंडमेंट, देयर इज 77th अमेंडमेंट जो 1995 में आता है। This is in aftermath of the Indira Sahni judgment of 1992. इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब का प्रमोशन करते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रमोशंस करते हो एक लेवल से दूसरे लेवल तक, यह नहीं लिखा था संविधान में कि उसमें भी रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन सरकार देना तो चाहती थी, सरकार वाज इंटरेस्टेड, सरकार वाज लुकिंग फॉर इट, और इसीलिए व्हाट दे डू इज ये प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन दे देते हैं। 1995 में ये अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, इसका नंबर है 77। आई होप आप नोट कर रहे हो मैंने कितने अमेंडमेंट्स पढ़ाए। 81st अमेंडमेंट से अगेन इंदिरा साहनी जजमेंट को, इंदिरा साहनी जजमेंट विच टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन इन डिटेल, और अभी ना मैंने एक वीडियो डाला है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को थ्रेड बेयर 1 घंटा लगा के उसको पूरा डिस्कस किया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, देख लो, आराम से देख लो। सारी जजमेंट्स जो एफर्मेटिव एक्शन से जुड़ी हैं वो डिस्कस हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट। 50% सीलिंग नॉट एप्लीकेबल ऑन बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब 50% सीलिंग का मतलब है कि आप जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करें SC प्लस ST प्लस OBC को, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि, कोशिश क्या, आपको ये करना है कि जितनी सीट्स हैं उनकी 50% से ज्यादा सीट्स रिजर्वेशन में ना जाएं, दे शुड नॉट बी रिजर्व्ड, ठीक है। बट व्हाट इफ लास्ट ईयर देयर वर सम वैकेंसीज विच वर नॉट फिल्ड, जो फिल नहीं हो पाई, और इस ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है,
तो इसीलिए सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, हर साल हम फ्रेश देखेंगे। फ्रेश मतलब 50% कैप विल नॉट इंक्लूड द बैकलॉग वैकेंसी। अगर पिछले साल की वैकेंसीज ऐड करने पे 100 सीट्स में से 50% से ज्यादा रिजर्व में आ जाती है तो वो अलाउड है, दैट इज अलाउड। ओनली व्हेन फ्रेश वैकेंसीज आर मोर देन 50% दैट शुड नॉट बी अलाउड। ऐसा 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 से किया गया। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट। फिर आता है 84th अमेंडमेंट। याद है हमने 42nd अमेंडमेंट पढ़ा था कि सीट का रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, वो तो साल 2000 में खत्म हो गया, 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल और के लिए वो एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय द 84th अमेंडमेंट। खास बात यह है कि इसको याद रखना आसान है क्योंकि 42 का आपने डबल ही करना है। 42nd अमेंडमेंट इन 1976 उसका डबल कर दो, 84th अमेंडमेंट इन 2001। सो 25 और ईयर्स तक रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। रीएडजस्टमेंट मतलब नंबर ऑफ सीट्स वोंट चेंज। अगले साल वो समय खत्म होने वाला है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। बड़ा फेमस है, ये 3 चीजों में बदलाव करता है क्योंकि इसको राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाना है। इसलिए आर्टिकल 21A में लिखता है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। दूसरा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 45 में 0 to 6 ईयर्स ऑफ किड्स के लिए प्रोविजन करता है क्योंकि अर्लियर वहां पे चाइल्डहुड केयर की बात हुई थी, पर अब ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहा है 0 to 6 ईयर्स, क्योंकि लेटर ईयर्स 6 to 14 इसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली है। ठीक है, ये कंपल्सरी है। फंडामेंटल राइट्स आर कंपल्सरी, दे आर जस्टिशिएबल, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होगी भाई साहब, और इस नई फंडामेंटल ड्यूटी में गार्डियंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दे विल प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू देयर किड्स, है ना। और आपकी ये जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि कमेंट करें, है ना। हमारे इस छोटे से वीडियो की इस दुनिया में हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी सेटअप की है यार, प्लीज कमेंट करेंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, प्लीज कमेंट्स सेक्शन में बताओ, आई विल रिजॉल्व दैट। क्योंकि ये वीडियो भी इज एन आउटकम ऑफ मेनी ऑफ यू आस्किंग कि सर अमेंडमेंट्स एक ही वीडियो में पढ़ा दो, पढ़ा दिया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 अगला है। ये 91st अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि मिनिस्टर्स को लेकर, मिनिस्ट्रीज को लेकर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। ये वो जमाना है जब भारत के अंदर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा करती थी 99 के तक, 90 से 99 तक। ये चीज आगे रिपीट ना हो, इसीलिए कुछ चीजें ऐड की जाती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कैप लगाया जाता है, लिमिट लगाई जाती है। तो लोकसभा और स्टेट की जो असेंबलीज है उसमें 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, एक कैप लगता है। दूसरा, जो भी एमपी एमएलए एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है, जो भी एमपी एमएलए 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है, वो इमीडिएटली अपनी मिनिस्टर की पोजीशन से भी हट जाएगा। He cannot continue on the position of minister. He cannot continue, in fact, on any political post which is being paid by the government. सरकार के द्वारा कोई भी पोस्ट का पैसा अगर जा रहा है, पॉलिटिकल पोस्ट है मिनिस्टर की, तो उसमें वो नहीं बैठ सकता है। ठीक है। एक और चीज, 2/3 स्प्लिट और 1/3 स्प्लिट, ये क्लैरिफिकेशन आता है। एंटी डिफेक्शन में पहले क्या होता था कि अगर लेजिस्लेचर पार्टी मतलब कि आपकी पार्टी के जितने एमपीज या एमएलएज हैं इन द लेजिस्लेचर, मान लीजिए आपके 40 एमपी हैं, 39 कर देते हैं इसको, 39 एमपी हैं, और इसमें से 1/3 यानी कि 13 ये सेपरेट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तब इन्हें एंटी डिफेक्शन के अंदर कुछ नहीं होगा। बट 1/3 वॉज टू लेस अ नंबर, इसलिए उन्होंने 1/3 की जगह 2/3 मर्जर की बात की कि अगर इसमें से 2/3 है ना, 39 में से 2/3 दैट इज 26। अगर 26 इस पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट नहीं करना चाहते, इससे किसी और पार्टी में मर्ज करना चाहते, तो दे कैन बी अलाउड। तो ये जो कंडीशन थी कि 1/3 स्प्लिट कर जाते हैं, इट वॉज चेंज टू 2/3 मर्ज कर जाते हैं।
दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। खैर 92nd अमेंडमेंट तो हमने पढ़ा ही है, और ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली लैंग्वेजेस ऐड करता है। 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 was because cooperative societies were given constitutional status and a lot of articles were changed. फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकेम पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बोला गया कि स्टेट विल क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और तो और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया 9B। याद है आपको 9 म्यूनिसिपैलिटी, 9 पंचायती राज, 9B म्यूनिसिपैलिटी, 9A म्यूनिसिपैलिटी एंड 9B कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सो ये ऐड किया गया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस बेचारे की जिंदगी ज्यादा देर नहीं चल सकी, कुछ ही समय में जी पाया है, कुछ ही समय, थोड़े ही टाइम। 2014 2014 124A, a new article was added with which a national judicial appointments commission was attempted to be created। एक एनजैक नाम की संस्था जिसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स जुडिशरी से और 3 रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल साइड से, इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स, इनको इंक्लूड करने की कोशिश करके 6 मेंबर्स का कमीशन बनाया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी वो इस 6 मेंबर्स के कमीशंस के थ्रू होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट अ फ्यू मंथ्स लेटर the Supreme Court struck down this 99th amendment by saying that it violates the basic structure of the Constitution because it violates judicial independence and judicial independence is basic structure। अभी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, it is based on recommendation of a collegium. This collegium is made up of Supreme Court's Chief Justice and the 4 senior most judges। इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर बदल रहा है ये 99th अमेंडमेंट एनजैक के अंदर, क्योंकि जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स हैं, इसलिए इससे जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स अफेक्ट हो सकती हैं, उनकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। तो बेचारे की सैड लाइफ। 100th अमेंडमेंट याद करो, मैंने आपको बताया था, it gave effect to acquiring of certain territories by India and Bangladesh, transfer of certain territories to Bangladesh। वही 9th amendment को finally अब implement किया जा रहा है। ठीक है, so this was 100th constitutional amendment where exchange was taking place including the Berubari Union जिसका केस इतना पुराना है ना। फिर यही वो इनक्लेव है ना, ये देखो सेकंड ऑर्डर इनक्लेव, बांग्लादेश है, बीच में इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडिया भी था। सो देयर वर इतने एनक्लेव के अंदर एनक्लेव किए, एक्सचेंज करने पड़े। खैर 101st अमेंडमेंट सब जानते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही फेमस है, इनफैक्ट 100 के बाद वाले ऑलमोस्ट सब लोग जानते हो आप लोग। 101st अमेंडमेंट ऑफ 2016 वाज डन सो दैट GST और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स could be implemented। Now first step is on every item, or every good and on every service both center and state can impose tax। पहली चेंज क्या है कि दोनों सेंटर और स्टेट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, एक ही सर्विस के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। इसको ऐड किया गया। ठीक है, लेवी ऑफ IGST, इंटीग्रेटेड GST ऑन इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके लिए IGST वाला प्रोविजन ऐड किया गया। एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, GST काउंसिल बनाई गई। सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए, बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड ऑफ सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स के जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में 268A के अंदर, वो हटा दिए गए। ठीक है, 7th शेड्यूल की कुछ एंट्रीज उसमें चेंजेस किए गए एंड कॉम्पनसेशन सेस मिलेगा स्टेट्स को फॉर अ पीरियड ऑफ इनिशियल 5 years, ये भी किया गया। तो GST से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो डन बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103rd इज इंपॉर्टेंट है ना, बट 102nd भी देख लो आप, क्योंकि ये लिखा नहीं है तो क्या हुआ। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, इट constitutionalized National Commission for Backward Classes।
अंडर आर्टिकल 338B। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 338B ऐड किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। इससे पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, मतलब एक लॉ बनाया था 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। So it was a statutory body. It was made a constitutional body by the 102nd Constitutional Amendment Act of 2018. आर्टिकल नंबर भी लिख लो 338B। फिर उसके बाद 103rd अमेंडमेंट 2019 में आता है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनको 10% रिजर्वेशन देने की बात करता है। क्या ये क्राइटेरिया बताता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ EWS? नहीं बताता है, वो सरकार डिसाइड करेगी। 2020 में 104th अमेंडमेंट आता है। अब अगर आपने रिजर्वेशन के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लोकसभा और विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। लेकिन इसके अलावा कुछ और सीट्स रिजर्व्ड होती थी जो नॉमिनेट की जाती थी। दीज सीट्स वर देयर फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो लोकसभा के अंदर 2 सीट्स रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सपोज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1 सीट रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सपोज टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जितनी भी ये रिजर्वेशंस हैं तीनों, ये 10-10 साल के लिए कंटिन्यू की जाती है, एक्सटेंड की जाती है हमेशा। सो इन 2020 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो तो एक्सटेंड की गई, बट एंग्लो इंडियंस बेचारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया। कारण सरकार का यह कहना है कि बहुत कम नंबर्स रह गए हैं, कुछ हजार ही रह गए हैं एंग्लो इंडियंस, उनको रिजर्वेशन की अब क्या जरूरत है, very less numbers. Anglo Indians are basically those Europeans who settled in India during the British era, colonial era. They mated or they mixed with the local population, है ना, settled in India only and are living here for many generations. ठीक है, तो डेडलाइन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक्सटेंड हुई, बट नॉट फॉर एंग्लो इंडियंस। 105th Constitutional Amendment Act of 2021. This was in response to a Supreme Court judgment regarding central list of OBC and state list of OBC. Supreme Court की judgment ने आर्टिकल 338B और उसके बाद 342 को जब इंटरप्रेट किया, उनकी इंटरप्रिटेशन से इतना होने लगा कि देयर कैन बी ओनली 1 लिस्ट ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा इन द केस ऑफ मराठा रिजर्वेशन। टू क्लैरिफाई दैट देयर कैन बी 2 लिस्ट, a change was made by the 105th Constitutional Amendment Act. So states can have their own OBC list. States do not have their own SC list. State do not have their own ST list. State can have their own OBC list. So state government की jobs के लिए, वहां के educational institutions के लिए state की OBC list अप्लाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के jobs के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के reservations के लिए क्या अप्लाई होगा सर? सेंटर की लिस्ट, ठीक है। And this one is very very recent, most of you know it, 106th amendment, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. 1/3 of the seats in Delhi Legislative Assembly, 1/3 of the seats in Lok Sabha, 1/3 of the seats in State Legislative Assembly, 1/3 of the seats in Puducherry. All these were reserved for women. तो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। वो कब होगा? जब नेक्स्ट सेंसस होगा, सेंसस 2027। 15 ईयर्स के लिए ये अप्लाई होगा और 1/3 सीट्स रोटेट होंगी, ठीक है। तो सेम 1/3 विल नॉट ऑलवेज बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 1/3, देन नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 1/3, देन नेक्स्ट, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स is how many times the constitution has been amended. Please tell me any problems, any concerns, any doubts that you have in the comment section. I will be very happy to answer them. And do check out our website, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी, मेंस के परस्पेक्टिव से भी। और हाँ, आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं अपने वीडियोस की और अपने जितने भी कंटेंट को मैं तैयार कर रहा हूँ उसकी थोड़ी सी अपडेट्स जो होती हैं अब मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर।